अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजर हसन। वेलकम स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस एंड हिंद गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। ये मेरी थर्ड लेक्चर्स है। 2 लेक्चर्स में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने यूएस से लिया है। और फंडामेंटल राइट जो कवर करता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी के अंदर में, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में आ रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून सबके लिए बराबर है और सबको बराबर प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई इकोनॉमिकल वीक है उसको भी लीगल एड दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इकोनॉमिकल वीक हो और उसके साथ अनजस्टिस हो जाए। तो कानून कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर है और सबको बराबर प्रोटेक्शन देगा। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल 14। अब आइए, इसके बाद आर्टिकल 15 जो है ये भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशंस को लेकर है। ये कहता है स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो कुछ वर्ड याद रखिएगा इसमें। डिस्क्रिमिनेट में किसी सिटीजन के अंदर में आप किस बेस पे नहीं कर सकते? रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकते, कास्ट के बेस पे नहीं कर सकते, सेक्स के बेस पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं कर सकते और रेसेस के बीच में नहीं कर सकते, नस्लवादी। तो स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स के बेस पे आप कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे सेंटर की बात करता है, स्टेट की बात करता है कि आर्टिकल 15 कहता है कि चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, वो कभी भी अपने जो सिटीजन है उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और इस 5 को इम्पोर्टेंट दिया गया है, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 16 को इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का सबको बराबर अवसर मिलनी चाहिए, है ना। फिर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, कुछ डिप्रेस क्लास के भी लोग हैं, जिनके लिए 16B बनाया गया। SC और ST के लिए 16B बनाया गया। उसके बाद OBC के लिए 16C बनाया गया। अभी लेटेस्ट ऐड किया गया 16D को। 16% सीट रिजर्व होगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। वो लोग जो जनरल से आते हों लेकिन वो इकोनॉमिकल वीक है तो उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाए। तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कुछ सीटें रिजर्व दिया गया है, वो रिलीजन बेस पे दिया गया है। पहले क्या था, कास्ट बेस। अब तक जब तक दिया गया तो कास्ट बेस पर था। लेकिन अभी गवर्नमेंट के साथ चैलेंज ये है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो हु विल बी द डिसाइड। तो एक गवर्नमेंट का इसमें एक रेगुलेट अथॉरिटी होनी चाहिए कि कौन इकोनॉमिकल वीकर है और कौन नहीं है। इसमें हो भी सकता है कि गलत तरीके से भी कोई EWS के सर्टिफिकेट को फ्रेम कर लेता है। तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है EWS को लेकर। लेकिन फिर इसमें है कि 15% सीट रिजर्व होनी चाहिए EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। उसके बाद आइए, आर्टिकल 16 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना। अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकता कोई भी। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भारत देश का बहुत बड़ा एक बैरियर था, छुआछूत, है ना। पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जनरल्स। तो सोसाइटी 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। तो सोसाइटी में जो 3 लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास, इनका तो लगभग स्टेटस ठीक ठाक था। लेकिन जो शूद्रास, जो लो कास्ट के लोग थे, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट होता था। कहते हैं गांव में, कहते हैं कि वो एक जो कह सकते हैं कि गांव का एक कुआं होता था, तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका कुआं अलग, उनके रास्ते अलग, वो साथ बैठ नहीं सकते थे, साथ खा नहीं सकते थे, है ना। अछूत माना जाता था। इसीलिए आर्टिकल को फंडामेंटल राइट्स में दिया गया कि बहुत बड़ा बैरियर था भारत देश के डेवलपमेंट के लिए। तो अंबेडकर ने कहा इसको आर्टिकल फंडामेंटल राइट में डालना है और एबोलिशन अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बिल्कुल ही भारत से ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम।
आर्टिकल 19 कहता है हमारे पास 6 बेसिक राइट टू फ्रीडम है, और राइट टू फ्रीडम में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये 6 जो बेसिक राइट्स है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 19A। 19A कहता है, 19A कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन राइट टू यू, यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, यू कैन क्रिटिसाइज द एनी स्टेटमेंट या एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो आपके लग रहा है कि लीगल या किसी लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जा रही है, फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप लिख कर, आप बोल कर अपने व्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर कहता है 19B राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, आप जलसा निकाल सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। जैसे भारत में फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, भारत में NRC CO को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, तो आपने देखा कि गवर्नमेंट चाहते हुए उनको हटा नहीं पाए, क्योंकि वजह क्या था कि आर्टिकल 32 कहता है वो प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स को। तो ये हमारा 19B है, ये हमारे पास राइट है, तो राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। लेकिन हमारे पास हथियार, वेपन्स नहीं होने चाहिए। हम असेंबली निकाल सकते हैं लेकिन हमारे पास हथियार या वेपन्स नहीं होने चाहिए। फिर कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियन। आप अपना संगठन बना सकते हैं, यू कैन मेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यू कैन मेक स्टूडेंट यूनियन, यू कैन मेक एसोचैम। आप कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अपनी बातों को सरकार तक रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर लोगों ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया था, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि मेक अ ट्रेड यूनियन, मेक द यूनियन इज़ योर फंडामेंटल राइट्स बट स्ट्राइक इज़ नॉट योर फंडामेंटल। सुप्रीम कोर्ट का तुरंत वर्डिक्ट आता है कि आप जो स्ट्राइक कर रहे हो वो आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आएगा, बट क्या होगा, आप अपना संगठन बना सकते हैं, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, यू कैन मेक द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इट्स योर फंडामेंटल राइट्स बट स्ट्राइक इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद 19D है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में कहीं भी किसी कोने में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। किसी कोने में आप जाइए भारत के किसी, लेकिन कुछ एरिया जो डिस्प्यूट्स एरिया है, बॉर्डर के एरियाज़ है, वहाँ पे नहीं, बाकी आप भारत में किसी जगह पे, किसी स्टेट में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद ई कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एनी पार्ट ऑफ इंडिया। 19E कहता है कि भारत में आप कहीं भी सेटलमेंट हो सकते हैं, किसी जगह पे अपना घरौंदा बना सकते हैं, अपना रेसिडेंस को सेटलमेंट कर सकते हैं, इट्स योर फंडामेंटल राइट। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस करने का जो प्रोसीजर है वो अलग है, वहाँ के स्टेट वालों को अथॉरिटी है, बाहर वालों को नहीं है। आर्टिकल 370 में इसको बाद में आपको डिस्कस करके बता देंगे। 19F बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर आवर फंडामेंटल राइट्स, इट्स बिकम अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। इसके पीछे वजह यह था कि जमींदारी सिस्टम 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि द लैंड्स आर हाईली फर्टाइल, यहाँ का जो लैंड्स है, जो रिवर गंगा के पास के जो अलुवियल सॉइल है, दे आर हाईली फर्टाइल। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जमींदारी सिस्टम का, बड़े बड़े लैंड के प्लॉट्स बनाए और एक ऑनरशिप दे दिया और कहा कि यू आर द ऑनर ऑफ द लैंड, और बड़े बड़े जमींदारों को लैंड प्रोवाइड कराया गया और उससे छोटे छोटे फार्मर से खेती कराया गया। और उसका कहा गया कि जो क्रॉप्स का पार्ट होगा वो 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10/11 जो होगा, 10/11 वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा और 1/11 कीप योर ओन ड्यूटी। अब जमींदारी सिस्टम से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनका कंडीशंस कहीं काफ़ी ख़राब होता चला गया। 1950s में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ और इसमें थीम रखा गया था डेवलप द एग्रीकल्चर्स, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट फूड आइटम, तो नेहरू जी के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक इतनी बड़ी आबादी को जो शॉर्टेज ऑफ फूड से जो हम प्रॉब्लम जो जूझ रहे थे उसको कैसे पूरा किया जाए। तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये बात रखी गई कि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, तो नेहरू ने ये कैलकुलेट किया कि जितने भी लैंड्स है वो किनके पास है, जमींदारों के पास है, एंड 90% फार्मर्स आर लैंडलेस।
तो नेहरू ने क्या किया, एक लैंड सीलिंग प्रपोजल डाला कि जितने ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है उनको सील करना स्टार्ट किया। तो जमींदार मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। जब ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर था राइट टू प्रॉपर्टी, तो जमींदार मूव टू सुप्रीम कोर्ट कि नेहरू हमारे प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है। नेहरू वॉज सो क्लेवर, उसने फटाफट शेड्यूल 9 बनाया और आर्टिकल 19F को कहा कि अब ये जो है हम डाल देंगे शेड्यूल 9 में, और जिस आर्टिकल को शेड्यूल 9 में डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट नेवर बी इंटरफेयर, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और जैसे हम 19F को शेड्यूल 9 में डाला और उसके बाद नेहरू ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी 19F इज नॉट अवर फंडामेंटल राइट्स, इट्स बिकेम अ लीगल राइट। तो याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या हमारा, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या हमारा, ये लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी इज आवर लीगल राइट। तो याद रखिएगा, अब नो मोर आवर फंडामेंटल। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया राइट टू फ्रीडम से, तो 19F। अब ये हमारा क्या बन गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे लिए बन गया लीगल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब गवर्नमेंट को जब भी रिक्वायरमेंट होगा, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर भारत सरकार को ज़रूरत है तो वो हमें कुछ मुआवजा दे के, जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा है वो मुआवजा देकर लैंड को ले सकती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 19G, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। भारत में आप कहीं भी कोई भी ट्रेड और कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो ये 6 आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो वन कैन टेक योर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, आपके कोई लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकता। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है इसमें राइट टू प्राइवेसी, तो अब हो गया राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका लाइफ, आपकी लिबर्टी, आपकी प्राइवेसी को कोई थ्रेटिंग है तो यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, आप जा सकते हैं। तो आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया है 2019 में। अब आइए आर्टिकल 21 के अंदर ऐड किया गया है 21A। लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर ने एक वर्ड यूज़ किया था, रीड अदरवाइज यू विल बी डाई, पढ़ो नहीं तो मर जाओगे। तो एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो इसलिए लाइफ के साथ एजुकेशन को जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो ये कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। हर छोटे बच्चे को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हो, उनको आप निःशुल्क शिक्षा दीजिए। ये किसकी अथॉरिटी है? ये स्टेट की अथॉरिटी है। तो पहले ये DPSP में था, अब इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। तो राइट्स क्या है हमारा 21 क्या कहता है? राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 21A आर्टिकल। अब आइए उसके बाद है चाइल्ड लेबर को लेकर है। नो चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल के कम बच्चे, बिलो द 14 ईयर्स बच्चे को आप रोजगार पे नहीं रख सकते। ये बड़ा डिबेटेबल इश्यूज है कि जो छोटा बच्चा है, दे आर द एसेट फॉर दर फैमिली। जो छोटा बच्चा बेरोजगार है, किसी के यहाँ मेड के रूप में काम कर रहा है, चाय की दुकान पे काम कर रहा है, तो अब गवर्नमेंट देखती है कि वो अपने फैमिली के लिए एसेट्स है। हो सकता है उसके फादर बीमार हो, मदर बीमार हो, फादर ना हो, उसके छोटे भाई हैं, कुछ भी हो सकता है। तो चाइल्ड लेबर को सडनली गवर्नमेंट रोकना चाहती है, लेकिन इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2019 में कि इफ चाइल्ड इंगेज इन देयर फैमिली बिजनेस शैल नॉट बी ट्रीट एट द चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर किस केसेस में कहा गया है? जहां बच्चे को झलने कटने का डर हो, बच्चे को नुकसान हो सकता है, जैसे माइंस हो गया, बेंगल्स फैक्ट्री हो गया, टी स्टॉल्स हो गया, इवन घर में जो मेड को के रूप में रखते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें रेगुलेट करती है कि हैजार्डस एरिया, जहां बच्चे को चोट लगने का डर है, वहां पे आप बच्चे को रोजगार पे नहीं रख सकते। कुछ आपने देखा होगा, कुछ बच्चे डांसिंग इन सिनेमा, एक्टिंग इन सिनेमा,
तो इट्स नॉट बी ट्रीट एट द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में ये होता है कि अगर बच्चे का कैरियर डिपेंड है और अगर बच्चे खुद के फैमिली बिजनेस में इंगेज है तो इसको हम चाइल्ड लेबर के रूप में नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी सोसाइटी में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज भी है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 20 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप अपने रिलीजन्स के जो कह सकते हैं किसी धर्म में आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो आपके रिलीजन के जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी के छूट देता है। और आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वो किसके लिए है? वो माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक के लिए है। आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के स्क्रिप्ट, कल्चर्स और लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देना। और आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एडमिनिस्ट्रेट एंड रन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन भी कर सकता है और वो एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकता है। तो ये दो आर्टिकल जो है 29 और जो 30 है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। अब ये सारे आर्टिकल को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्टिकल बना है आर्टिकल 32 जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। याद रखिए हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगभग पूछता रहता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा किस आर्टिकल के अंदर में वो नॉक कर सकता है। तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वन कैन डायरेक्ट मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशंस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और अंबेडकर ने डिस्क्राइब किया था इस आर्टिकल्स को कि इस कॉल हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात किसने लिखा था? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर इस आर्टिकल को निकाल देंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल डेड बॉडी के समान हो जाएगा। तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और अगर आप हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 262 के अंदर आप यू कैन मूव टू हाई कोर्ट इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर में, जिसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद जो है हम ऑफिस ऑफ कैग और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको हम कॉन्सेप्ट करेंगे और कुछ नए अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हमारे नेक्स्ट जो क्लासेस होगा उसको बहुत केयरफुली पढ़िए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आप क्वेश्चंस को एनालाइज भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे आगे क्लासेस में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।